and in that steps involved in a DNA fingerprinting technique. Okay, so DNA fingerprinting अगर टेक्निक अगर हमको करना है, so वहां पर हमको क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे? So the first one step, अल्टीमेटली यहाँ पर हमको डीएनए फाइंड आउट करना है और डीएनए के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करना. सो अल्टीमेटली उस पर्सन का हमको डीएनए कलेक्ट करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट वन मेन स्टेप इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, द फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. नाउ वी हैव टू आइसोलेट डीएनए. सो अगर हमको डीएनए आइसोलेट करना है तो वो कहाँ कहाँ से आइसोलेट होगा? सो द डीएनए must be recovered from the cell or a tissue of the body that is host. Only small amount of tissue like blood, hair, root, skin, etc. is required. So ultimately देखो, अगर हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक करना है, so हमको क्या है, अगर कहीं पर क्राइम हुआ है, ओके, कहीं पर क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, सो जिसने मर्डर किया है तो उसका भी ब्लड गिरा होगा. सो अल्टीमेटली हम लोग ब्लड के अंदर से डीएनए को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ब्लड में आप लोग बोलोगे क्या होता है? सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स. सो वो WBC के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर से हम लोग डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं. देन द सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हेयर का रूट सैंपल भी हम लोग यूज कर सकते हैं. देखो, हेयर का रूट सैंपल लिखा है, नॉट हेयर. हाँ, हेयर एक प्रोटीन है. ओके, हमारी बॉडी में ये जो हेयर है, हेयर इज अ केराटिन प्रोटीन. जब इस हेयर को हम लोग ऐसे जोर से खींचेंगे तो वो रूट के साथ जब आता है ना, तो वहां से कुछ सेल्स को भी लेके आ जाता है. सो अल्टीमेटली सेल को भी हमको कलेक्ट करना है. सो उस सेल के अंदर से, ओके, उस सेल के अंदर से हमको क्या ये कलेक्ट करना है? सो वी हैव टू कलेक्ट द हेयर रूट. हेयर रूट के अंदर जो सेल रहेंगे, उस सेल के अंदर से हम लोग डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं. द थर्ड थिंग इज स्किन. अगर कहीं पर समझो कि किसी का कहीं पर फ्लड वगैरह आया है, समझो, ओके, फ्लड आने के बाद उत्तराखंड में जो 3-4 साल पहले फ्लड आया था, सो उसके अंदर वो बॉडी पूरा का पूरा वो जो भी मट्टी वगैरह था उसके अंदर पैकअप हो गया था. फिर वो 1 मंथ के बाद बॉडी मिला. तो ऐसे बॉडी के अंदर तो हमारे पास पूरा का पूरा बॉडी है ना, मर्डर, वो जो भी पर्सन है उसका. सो अल्टीमेटली उस पर्सन के किसी भी टिश्यू या तो सेल में से हम लोग, स्किन में से हम लोग डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं. Okay, so the first one step is the isolation of DNA. So now you can see in this diagram, so we have to take a blood sample. Then और एक एग्जाम्पल, अगर कहीं पर रेप हुआ है, सो जिसने रेप किया है, मे बी उस पर्सन का, अगर उसने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, सो अल्टीमेटली जिस पर्सन ने रेप किया है उसका सीमेन का सैंपल फीमेल के बॉडी में हो सकता है. सो अल्टीमेटली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से वो लोग सीमेन का सैंपल कलेक्ट करके उस सीमेन या गैमेट में से भी वो लोग क्या कर सकते हैं? डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स. द फर्स्ट वन स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सो हमने क्या किया, जो भी सैंपल मिला है, ब्लड मिला है, हेयर रूट का सैंपल मिला है, स्किन मिला है, वहां से हमने डीएनए को आइसोलेट किया और उसको प्यूरिफाई किया. नाउ next step is, the second step is restriction digestion. Now in इस step में हमको क्या करना है? So we have to use a different type of restriction enzyme. What is the meaning of restriction enzyme? They are also called it as a molecular seizure. जैसे हम लोग सीजर से कुछ पेपर्स वगैरह कट करते हैं, so वैसे ही हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है, ये डीएनए को करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं. This is called it as a restriction enzyme. So ये स्टेप में हमको क्या करना है? सो हमने जो डीएनए आइसोलेट किया है, so the isolated DNA is treated with restriction enzyme. The restriction enzyme cut the DNA into a small fragment having a variable length. This phenomenon is called it as a restriction fragment length polymorphism. देखो restriction, देखो मीनिंग क्या है ये. अब देखो हमने क्या किया, ये डीएनए जो भी है, ओके, वो जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह में हमने जो डीएनए लिया, उस डीएनए के अंदर हमने क्या डाल दिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, इस डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट में कट करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन किया. एंड देन if the DNA is cut with the restriction enzyme and whatever small
फ्रैगमेंट के फॉर्म वेरिएबल लेंथ। देखो यहाँ पर यू इन दिस डायग्राम कुछ लेंथ बिगर है, कुछ स्मॉल है, सो अलग अलग साइज के डीएनए के क्या हो गए, लेंथ में कट हो गए। सो फ्रैगमेंट आर कॉल्ड इट एज अ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो हमने डीएनए को कट करने के बाद डीएनए स्मॉल बिगर ऐसे अलग अलग साइज में कट है, तो इस डीएनए को ओके, सो व्हेन द डीएनए इज कट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसके वजह से जो भी स्मॉल और बिगर सर फ्रैगमेंट आवाज फॉर्म कट होगा, रही है आपकी। दिस इज कॉल्ड एज अ RFLP, दैट इज रेस्ट्रिक्शन सर फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या हुआ? हेलो, आवाज कट रही है आपकी। आई थिंक तेरे यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा, सबको कट हो रहा है आवाज, बिकॉज मुझे आ रहा है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है आवाज में, साउंड में? हेलो, अदर पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिप्लाई। आकांक्षा, आर्या, हार्दिका, स्नेहल, सुमित्रा, यश, just a minute all of you. Okay, सुमित्रा का मैसेज है नो प्रॉब्लम, स्नेहल नो प्रॉब्लम। ओके, सर आई थिंक अभी सही आ रही है। नहीं है। जिनको साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है मे बी उनके यहाँ नेट का इश्यू है, बिकॉज मैंने भी साउंड चेक किया अभी, मैं जो भी बोल रहा हूँ तो मुझे फिर से हाँ आ सर रहा है अभी सही आ आवाज। रही है। ओके, अभी तुम्हारे यहाँ इंटरनेट स्पीड में हो गया। ओके, सो सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर। सो हम लोग थे सेकंड स्टेप, दैट इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ओके, इन अ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हमने क्या किया? सो हमने जो भी डीएनए कलेक्ट किया था, इन दैट डीएनए वी हैव एडेड अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को, बट ये याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी अलग अलग टाइप के होते हैं और वो कहीं पर भी डीएनए को कट नहीं कर सकते। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस हम लोग उसको बोलते हैं। यानी कि अगर मैंने लिया इको R1 और उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस डीएनए के अंदर है AAA तो वो डीएनए में कहाँ पे कट करेगा? तो वो जहां पर भी डीएनए में AAA आएगा वहीं पर कट करेगा और कहीं पर भी कट नहीं करेगा। सो हमने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने के बाद उसने कट किए और ये कट के बाद छोटे बिगर स्मॉलर ऐसे डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट फॉर्म हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड इट एज अ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। मतलब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया इसीलिए रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो लेंथ है वो अलग अलग साइज के है ना, इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब दो से ज्यादा हमको लेंथ मिले, मॉर्फिज्म मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग साइज के। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इट एज RFLP, दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ ओके, सो अब तक हमने क्या किया? डीएनए को आइसोलेट किया, उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट कर दिया। नाउ द थर्ड स्टेप, ओके, नाउ द next step is gel electrophoresis. Okay, that is Agarose gel electrophoresis. Now you can see in this diagram there is one instrument. याद रखना आपको एग्जाम के अंदर ये वाला डायग्राम नहीं निकालना है, ये जस्ट आपको समझना चाहिए, तो इसीलिए है। या तो प्रैक्टिकल वगैरह में लैब में आओगे तो उस टाइम अगर सामने अगर मुझे दिख गया तो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, सो अल्टीमेटली लैब में हमारे दोनों भी टाइप के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के apparatus है। सो अगर किसी को देखना होगा, याद आया प्रैक्टिकल के टाइम, तो याद दिला देना, दिखा दूंगा आपको। ओके, सो नाउ कैन सी दैट आपको डायग्राम कौन सा निकालना है? पहले वाला एकदम फर्स्ट में मैंने जो आपको दिखाया था ना, उसमें सभी एकदम सिंपल डायग्राम है, वही वाला डायग्राम अगर क्वेश्चन आ रहा है तो निकालना। ये सब आपको जस्ट समझने के लिए। नाउ यू कैन सी दैट ये स्टेप में हमको क्या करना है? सो हमको क्या करना है? डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, हमने क्या देखे? डीएनए के स्मॉलर और बिगर फ्रैगमेंट है। सो इस स्टेज में हमको क्या करना है? इन दिस स्टेज वी आर क्लासिफाइंग, वी आर सेपरेटिंग अ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। मतलब हम लोग डीएनए को उसके साइज के हिसाब से उसको क्या करेंगे? अब सेपरेट कर देंगे।
जेल के अंदर, दैट इज अगारोस जेल। ओके, सो दैट इज कॉल्ड। सो दिस स्टेप में हमको क्या करना है, द डीएनए सैंपल जो कट करके हमको आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट मिले थे वो फ्रैगमेंट, द डीएनए सैंपल आर लोडेड फॉर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर एन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। नाउ कैन सी दैट ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर हम लोग, ये एक जेल होता है, जैसे हम लोग जेली वगैरह खाते हैं वैसे ये छोटा सा जेल होता है, और इस जेल के अंदर छोटे छोटे वेल होते हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो जेल है, अगर उसका ट्रे है, इस ट्रे के अंदर एक साइड निगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, बिकॉज इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। सो पावर सप्लाई में से अगारोस जेल के अंदर एक साइड में निगेटिव और दूसरे साइड में पॉजिटिव। अब डीएनए को हमको क्या करना है, इस अगारोस के अंदर छोटे 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 बोर होते हैं, होल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इट एज अ वेल। सो उस वेल के अंदर हमको क्या करना है, डीएनए को लोड करना है। और किस साइड में लोड करना है, सो ऑल यू नो दैट द डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट। ओके, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, सो अल्टीमेटली डीएनए को होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, आपको पता है 3 और 4 कार्बन के बीच में डीएनए में होता है फॉस्फोरस बॉन्ड, सो अल्टीमेटली डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज। सो अल्टीमेटली डीएनए को हम लोग नेगेटिव साइड में लोड करेंगे, और ये डीएनए को नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो क्या करेगा, जब हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, मतलब जो भी निगेटिव चार्ज होते हैं वो अब पॉजिटिव के तरफ रन करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो डीएनए है ये इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे रन करेगा। सो अब रन करते वक्त क्या होता है ना, कि ये जो अगारोस जेल हमने लिया है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो जिस डीएनए का साइज बिगर है तो वो ज्यादा आगे तक रन नहीं करेगा। नाउ कैन सी दैट रिजल्ट हमको कैसे मिला। सो यहाँ पर क्या होगा, जिस डीएनए का साइज बिगर है वो ज्यादा रन नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वेल के आसपास ही उसके बैंड दिखेंगे। और जो डीएनए का साइज स्मॉलर है, एकदम स्मॉलर है, तो वो कहाँ पे चले जाएगा, वो एकदम आगे से आएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वी आर सेपरेटिंग अ डीएनए इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया देखो, DNA sample are loaded for agarose gel electrophoresis under an electric influence। और इसको कहाँ पे लोड करना है, सो डीएनए फ्रैगमेंट विच आर नेगेटिवली चार्ज, सो हम लोग इसको नेगेटिव चार्ज पे लोड करेंगे। और फिर ये क्या होगा, डीएनए को नेगेटिव चार्ज होने के कारण इट विल मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये एनोड की तरफ क्या होगा, रन होगा। नाउ द मूवमेंट ऑफ दिस फ्रैगमेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये किस पर डिपेंड है, लेंथ पे। जिनका साइज बिगर है वो वेल के आसपास से ही बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो वेल है तो ये वेल के आसपास में जो बैंड है वो बिगर साइज के बैंड है, और जो वेल के इस साइड में जो बैंड है वो स्मॉलर साइज के बैंड है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कितने बार बोला है कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके ऊपर आगे कुछ लिखो मत, कुछ डॉट्स वगैरह मत डालो। मुझे ये सभी वीडियो यूट्यूब के ऊपर डालना पड़ता है, फिर वो वहां पे दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, सो अगर आपको लेक्चर नहीं करना है तो लीव कर दो, बीच में चलेगा, लेकिन मस्ती मत करो। Okay, see all of you listen here. So the movement of this fragment depend on a length of a fragment. So this result in a formation of band. So इसके वजह से डीएनए का क्या होगा, आपको जेल के अंदर देखो क्या है, छोटे बिगर और ऐसे क्या हो रहा है, बैंड्स के फॉर्मेशन। मतलब ये क्या हो गया कि हमने जो डीएनए साइज के बेसिस पे यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट हो गया। जो बिगर साइज था वो वेल के एकदम आसपास है, जो स्मॉलर साइज के थे वो एकदम बहुत ज्यादा रन करके आगे। मतलब ये देखो ऐसा है ना कि अगर एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर मैंने किसी पर्सन का वेट 150 केजी है, एक पर्सन का वेट 100 केजी है और एक का वेट 50 केजी है, और मैंने तीनों को बोला कि तुम लोग अभी 20 फ्लोर तक जाना है। सो जिसका वेट कम है वो फटाफट 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 रन करेगा उस बिल्डिंग में, सो वो जल्द से जल्द ऊपर चले जाएगा। मतलब सेम टाइम में एकदम जो कम वेट वाला है वो एकदम ऊपर तक ज्यादा तक चले जाएगा, जिसका थोड़ा कम वेट है वो बीच में रहेगा, और जिसका ज्यादा वेट है वो एकदम ही नीचे रह जाएगा। ओके, सो ये दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए का साइज कितना बिगर है उसके ऊपर डिपेंड है ना। और एक यहाँ पे कंडीशन क्या होता है,
और यहाँ पे एक तो ये साइज में सेपरेट हो जाएगा. एट द सेम टाइम double stranded DNA split into a single stranded by alkali treatment. Okay, so what we are using, so हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जब रन होता है ना, तो ये ट्रे के अंदर हम लोग एक लिक्विड, ओके, फॉस्फेट बफर वगैरह यूज करते हैं. एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते, वो जो डीएनए हमने कट किया था वो अभी भी डबल स्टैंडर्ड था, तो हमने उसको अल्कली का ट्रीटमेंट दिया. इसके वजह से क्या हो गया, जो डबल स्टैंडर्ड जितने भी डीएनए थे और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट करने के बाद डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड था वो क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ अल्कली ट्रीटमेंट, that double stranded DNA, it is converted into a single stranded DNA. Okay, so it is all about that Agarose gel electrophoresis. Okay, so next point में हम लोग जाते हैं. Okay, next stage में देखो क्या दिया है. The next stage is fourth number, southern blotting. Why it is called it as the southern blotting? Because this technique was invented by scientist Southern, so the name is called it as a southern blotting. Now you can see in this diagram, ये टेक्निक में हमको करना क्या है, हमने जो डीएनए जेल के ऊपर सेपरेट किया था. नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो हमारा है ये डीएनए देखो ये क्या है, नीचे जो है ये जेल के ऊपर सेपरेट हुआ है. तो अब जेल को अगर हम लोग हाथ से उठाने वगैरह जाएंगे, आगे का एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो ब्रेक हो सकता है जेल. सो हमको ये टेक्निक में सिर्फ क्या करना है, जो हमारा जेल के ऊपर डीएनए है उसको हमको नाइलॉन मेम्ब्रेन या तो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रांसफर करना. Okay, all of you clear? So in southern blotting हमने क्या किया, अगारोस जेल के ऊपर जो डीएनए हमको सेपरेशन मिला है, ओके, अगारोस जेल के ऊपर जो हमको डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज सेपरेट हो गया है, अब उसी डीएनए को हमको अगारोस जेल पे से कहां पे ट्रांसफर करना है, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना. और ये क्यों करना है, और वो साइज में जब ट्रांसफर होगा ना, हेलो, ओके, जब ये साइज में ट्रांसफर होगा, सो एट द टाइम क्या होगा, जो पोजीशन है वो वही रहेगा, मतलब पहले जो डीएनए जहां पोजीशन पे था वहीं पर रहेगा, सिर्फ वो क्या हो जाएगा, वो नाइट्रोसेलुलोज या तो नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना. सो ये टेक्निक में किया गया. देखो यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं दिया, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ. ये टेक्निक मैंने किया भी है, सो अल्टीमेटली मुझे पता है. सो वी हैव टू टेक वन ट्रे. ओके, हमको एक छोटा सा ट्रे लेना है. ओके, हमको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रे लेना है. देन इन दैट ट्रे हम लोग एक थोड़ा सा मेटल या तो फिर ग्लास वगैरह का कुछ, मेटल या तो ग्लास का जो रहता है, ऐसे कुछ साइज के हमने ब्लॉक्स छोटे से इसके अंदर रख दिए. देन उसके ऊपर हमने क्या किया, ओके, इसके ऊपर हमने क्या किया, बहुत सारे पेपर, वॉटमन्स फिल्टर पेपर जो होते हैं, या तो हमारे पास फिल्टर पेपर आपको कॉलेज में देते हैं ना बायो के प्रैक्टिकल में, सो वो फिल्टर्स पेपर रखना. देन इसके ऊपर हमको क्या करना है, ये जो जेल जिसके ऊपर हमारा डीएनए है वो रखना है. फिर इस जेल के ऊपर मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो नायलॉन का मेम्ब्रेन है वो शीट रखा, और फिर उसके ऊपर फिर से फिल्टर पेपर और टॉवेल ब्लॉक्स वगैरह जो भी उसके ऊपर फिर बाद में इधर वेट रखा. और फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा पेपर, फिल्टर पेपर जो होता है, ये साइड से लगा दिया, और ये ट्रे के अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन. अब क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के वजह से ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन ट्रे के अंदर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. तो अब ये जो मूवमेंट होगा तो क्या होगा, जब ये जेल में से पास होगा तो जेल के अंदर जो डीएनए है, ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये उसको कहां पे ट्रांसफर कर देगा, तो जेल के ऊपर जो नायलॉन मेम्ब्रेन है वहां पर वो वैसे के वैसे ट्रांसफर होगा. सो ये स्टेप में हमने सिर्फ किया क्या, तो ये स्टेप में हमने ये टेक्निक से यूज करके क्या किया, तो ये जो हमारा जेल है, जेल के ऊपर जो डीएनए के बैंड से उसको हमने क्या किए, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सदर्न ब्लॉटिंग. Okay, the separated DNA fragment are transferred to nylon membrane or a nitrocellulose filter paper by placing it over a gel and soaking them with a filter paper in a overnight. पूरे नाइट में रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वो पेपर के ऊपर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब.
Now, what is the meaning of DNA probe? DNA probe यानी क्या है? The sequence of DNA which are known to me. मतलब कि DNA का छोटा सा फ्रैगमेंट, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट जिनका ज्यादातर सीक्वेंस रहेगा 20 से लेके 100, 20 से लेके 200 बेस पेयर, ओके, स्मॉल स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसके सीक्वेंस हमको पता है, ओके, हमने ये खुद से फाइंड आउट किया, okay, so this is called it as a DNA probe. All of you clear? So what is the meaning of DNA probe? A known sequence of single stranded DNA is prepared. अब ये हमने किस कहाँ से प्रिपेयर किए हैं? तो हमने स्नेक वगैरह जो दूसरे एनिमल्स वगैरह है, सो उनके बॉडी में से हमने क्या किया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब जो कि VNTR ही होते हैं, सो उसको मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया और यहाँ पर हमको यहाँ यूज करना, या तो हम लोग इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल। So DNA probe is obtained from organism, यानी कि जो दूसरे कुछ भी ऑर्गेनिज्म है वहां से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज प्रिपेयर बाय cDNA, दैट इज कम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपरेशन मेथड। ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपरेशन मेथड क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, सो वहां पे हमारा हो जाएगा ये। सो अल्टीमेटली यहाँ पर हमने आर्टिफिशियली या तो कर दो या तो किसी ऑर्गेनिज्म में से भी हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फाइंड आउट कर सकते हैं और जिसको हम लोग प्रोब एज ए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज में क्या किया हमने, प्रोब आइसोलेट किए। देन नेक्स्ट स्टेज, द डीएनए प्रोब इज लेबल विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। मतलब अब ये जो डीएनए है हम लोग जब कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये डीएनए हमको फाइंड आउट होना चाहिए। जैसे देखो हमारे बॉडी में बोन है तो हम लोग जब एक्सरे निकालते हैं तो हमको सिर्फ बोन ही दिखता है, जो अदर मसल्स वगैरह वो नहीं दिखते हैं। सो हम लोग जब हमको ये डीएनए जो प्रोब है इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डीएनए हमने आइडेंटिफाई किया इसको आइसोटोप्स से लेबल करेंगे। लेबल यानी कि हम लोग ऐसे कुछ आइसोटोप्स वगैरह केमिकल यूज करेंगे जिसको अगर हम लोग एक्सरे के अंदर अगर ये डीएनए जाएगा तो ये डीएनए हमको फ्लोरोसेंट कलर इमेज का फॉर्मेशन करके दिखा देगा कि ये डीएनए यहाँ पर इस लोकेशन में प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड इट एज, हमने क्या किया, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल स्मॉल डीएनए के फ्रैगमेंट आइसोलेट किए, दैट इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए प्रोब। एंड उस डीएनए प्रोब को हमने लेबल कर दिया जिसके वजह से वो हम लोग जब एक्सरे वगैरह निकालेंगे सो अल्टीमेटली हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ओके, just a minute all of you. Next step is hybridization. Okay, next step is hybridization. Okay, next step में अब हमको क्या करना है, देखो, हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है उसके अंदर ये जो प्रोब रेडियो एक्टिव वाला है उसको हमको वहां पोर कर देना। अब क्या होगा, जो सीक्वेंस उस डीएनए के बराबर कंप्लीमेंट्री रहेगा, यानी कि ए के अपोजिट में टी रहेगा, सी के अपोजिट में जी रहेगा, मतलब जो बराबर कंप्लीमेंट्री रहेगा उस डीएनए को जाके क्या हो जाएगा, ये हमारा जो प्रोब है वो जाके बाइंड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ओके, यू कैन सी दैट ये स्टेप देखो, हमने डीएनए जो आइसोलेट किया था वो डीएनए उसको हमने जब अल्कली का ट्रीटमेंट दिया तो ये डीएनए क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कहां पर है, नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये आपको जो ब्लू कलर में लाइन दिख रहा है ये डीएनए का बैंड है। तो उस डीएनए के बैंड के अंदर ये ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब क्या होगा, हमने क्या किया, देखो इसके अंदर ये ट्रे के अंदर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर जो रेडियो एक्टिव प्रोब हमने बनाए थे उस रेडियो एक्टिव प्रोब को वहां पर पोर कर दिया प्लास्टिक में डाल के, मतलब ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और प्लस ये सब हमने जो प्रोब बनाए थे ये हमने वहां पोर कर दिया। अब क्या होगा, ये जो डीएनए प्रोब है, देखो ये डीएनए प्रोब को यहाँ लेबलिंग किया, तो अगर ये डीएनए देखो सीक्वेंस क्या है, सपोज करो ये सीक्वेंस है इसका ACTG, तो अब क्या होगा, ये सीक्वेंस इस डीएनए पे जाके वहीं पर बाइंड करेगा जहां पर ये कंप्लीमेंट्री, मतलब ये जो डीएनए स्टैंड है यहाँ पर ये अगर इसको A है तो इसके अपोजिट यहाँ T है, यहाँ C है तो यहाँ G है, यानी यहाँ T है तो यहाँ A है और यहाँ G है तो यहाँ पर C है। सो अल्टीमेटली डीएनए प्रोब के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, अगर वो जो डीएनए सेपरेट हुआ है उसका अगर प्रोब के पास कंप्लीमेंट्री है तो वो दोनों भी क्या करेंगे, वहां पर जाके बाइंड हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए हाइब्रिड, मतलब हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर दिया, यहाँ पर बाइंड हो गया ये प्रोसेस।
ओके सो वही पॉइंट दिया देखो, प्रोब डीएनए इज added to nitrocellulose filter paper containing horse DNA. ओके जहां से हमने डीएनए ए किया था उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया, प्रोब वाले डीएनए ऐड कर दिए. नाउ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब pair with the complementary base pair sequence of the horse DNA as a DNA hybrid are formed on the nitrocellulose filter paper. Okay, remaining single stranded DNA fragment are washed off. अब क्या होगा देखो, जैसे कि अगर ये डीएनए को अगर ये बाइंड हुआ तो ये डीएनए तो वहां पर वैसे ही रहेगा, बट अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमको इसको वॉश कर देना. तो वॉश करते ही क्या होगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो प्रोब अटैच नहीं हुए वो सब प्रोब क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ वॉश हो जाएंगे, और जो प्रोब इसको अटैच हो गए हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, वो क्या होगा, वो वहां पर जाके बाइंड हो जाएगा, तो वो तो वॉश ऑफ नहीं होगा. और फिर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग इसका क्या करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वहां पर फिर हमको ये बैंड दिखेगा. सो ऑल ऑफ यू क्लियर, ये स्टेप आपको समझा है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमको जो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए के बैंड्स मिले हैं, उसके अंदर हमने मिक्स कर दिया हमारा प्रोब. अब जो प्रोब बराबर कंप्लीमेंट्री है तो वो वहां जाके उसको क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. जो एक्स्ट्रा प्रोब जो अटैच नहीं हुए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वाटर से वॉश कर देंगे. तो वॉशिंग के स्टेप में क्या हो जाएगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बाइंड नहीं हुआ है प्रोब, वो सब प्रोब क्या हो जाएगा, वॉश होके निकल जाएगा. सो अल्टीमेटली वो प्रोब हमको रेडियो एक्टिव जब करेंगे हम लोग तो वहां पर हमको वो नहीं दिखेगा. सो ऑल ऑफ यू क्लियर. सो इतना सबको क्लियर. लिसन हियर, द नेक्स्ट स्टेप इज 7th फोटोग्राफी. फोटोग्राफी में हमको क्या करना है, सो वी हैव टू टेक ऑटो रेडियोग्राफी. ओके सो तो हम अब हमने क्या किया, वॉशअप के बाद में उसी नाइट्रोसेलुलोज पेपर को एक मशीन में डाला है. ओके एक्सरे के उसका लिया. ओके सो द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफिड ऑन अ एक्सरे फिल्म बाय ऑटो रेडियोग्राफी. द फिल्म इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए. और फिर अब क्या होगा देखो, जब हम लोग इसके अंदर एक्सरे निकालेंगे तो हमको सिर्फ प्रोब वाला ही डीएनए दिखेगा. मतलब हमारा प्रोब वाला डीएनए जिस डीएनए को बाइंड हुआ है वही वाला डीएनए अब हमको क्या करेगा, देखो यहाँ पर देखो, जब हम लोग ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन देख रहे हैं तो यहाँ पर बैंड तो पूरा का पूरा इतना मिला है, बट जब हम लोग ये पूरा फिल्टर पेपर पे जब इसका ये आ रहा है तो देखो प्रोब कहाँ अटैच हुआ है, इस नंबर पे, ये नंबर पे, ये नंबर पे, ये नंबर पे, इतना ही प्रोब अटैच हुआ. तो वही प्रोब हमको सिर्फ उस डीएनए को दिखाएगा, दूसरा वाला नहीं दिखेगा. अब तुम लोग बोलेगे कि ये फाइंड आउट कैसे हो जाएगा, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू. Okay, so what we have seen in this step. Okay, so हमने ये स्टेप में क्या देखा, फोटोग्राफी के स्टेप में हमने देखा कि whatever nitrocellulose membrane है, then we have put that nitrocellulose membrane on a X-ray machine. So ultimately वो हमको ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर जो हाइब्रिड वाला डीएनए है, यानी कि जो प्रोब अटैच हुआ है डीएनए पे, वही डीएनए का स्टैंड हमको यहाँ पे दिखेगा, दूसरा वाला डीएनए स्टैंड हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा. Okay, so all of you clear. So this is